हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग 16 मार्च जनपद के विषय में जानकारी हम लोग दे रहे थे। अब हम लोग आज मगध का उद्भव और विकास के विषय में चर्चा करेंगे कि मगध का उद्भव और विकास, वास्तव में मगध को उद्भव विकास यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को भी हम लोग वही बताने जा रहे हैं कि मगध राज का उद्भव विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये टॉपिक हम बता दें, मगध राज का उद्भव और विकास। ठीक है, तो वास्तव में मगध राज का उद्भव विकास, देखो ये मगध राज का उद्भव विकास के विषय में आप लोगों को कई बार मैंने बताया, यहाँ से 2-3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो पहली चीज तो मगध राज में कितने वंश आए? 3 वंश आए थे। हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया और नंद वंश आया। 3 वंश आए थे। मगध राज में 3 वंशों ने जो शासन किया है उसी के विषय में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे कि वास्तव में पहले जो राज्य थे छोटे छोटे भागों में बटे थे, कोई पार्टिकुलर एक बड़ा साम्राज्य नहीं था, छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे कि ये अब मगध राज में जो ये हर्यक वंश आया, तो हर्यक वंश में 3 शासक हुए थे, बिम्बसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, अब देखो उदयन के 8 बेटे थे। 8 बेटे में एक बेटा जो नागदशक था, इसी को पढ़ना है कि इसके बाद कौन हुआ? नागदशक। देखो बिम्बसार जब गद्दी पर बैठा तो कहा जाए बिम्बसार जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पोषक था, और कहा जाए महात्मा बुद्ध से इनके संबंध बहुत अच्छे थे, और कहा जाए कि बिम्बसार ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार भी करवाया था। और बिम्बसार जब गद्दी पर बैठा तो एक शक्तिशाली शासक था, चूंकि इसने, मैंने 16 महाजनपद में आपको बताया कि अंग और काशी को विजित कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया। इसने कई ऐसी सफलताएं प्राप्त की, और इसके बाद खुद महाकौशल यानी कि कौशल राज का राजा, उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों के बीच मित्रता होती, अपनी पुत्री का विवाह भी करता है। अब बिम्बसार का शासनकाल जो था 544, देखो याद रखना 544 ईसा पूर्व से कितना रहा? 412 ईसा पूर्व। तो ये 412 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। जैन धर्म में इसको क्या कहा जाता है? श्रोणिक कहा जाता है, और मत्स्य पुराण में से क्षेत्रोजस कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैन धर्म में इसको श्रोणिक कहा गया है, मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस कहा गया है। महाकौशल्या देवी ये कौशल राज की राजकुमारी थी, और लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? चेलना। चेलना लिच्छवी राजकुमारी थी। इनके 2 विवाह की ये जानकारी मिलती है। और एक मध्य प्रदेश की महारानी थी, एक मध्य प्रदेश की रानी देवी मिलता है, कहीं महारानी तो रानी देवी मिलता है। तो ये 3 विवाह की जानकारी प्राप्त होती है। वैसे विवाह इनने अन्य और किए थे। होता क्या है कि बिम्बसार की हत्या, देखो बिम्बसार ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो गिरब्रिज या राजगृह, राजधानी कौन बनाई थी? गिरब्रिज। गिरब्रिज या राजगृह ये अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, और यही इसके बेटे की भी रही। और बिम्बसार ने अपने बेटे को अंग का, कहा जाए क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया था। यानी कि वहां का जब अंग का राजा को विजित करता है, यानी कि परास्त करके बृहदत्त को जब मार देता है, तब ये अजातशत्रु को वहां की सत्ता सौंप देता है। ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु ने 452 ईसा पूर्व से, यानी कि 452 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। देखो डेट पूछी नहीं जाएगी।
और कहा जाए कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। और मित्रों याद रखना कि अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, कई बार पूछा जाता है। और जब पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ तो इसी में कहा जाए कि 2 भागों में ये बट गया था और महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी। कहा जाए कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक 2 भागों में यानी कि ये बटा। और इसके बाद आनंद उपाली यानी कि शुद्ध पिटक के आनंद थे और स्थाविर यानी शुद्ध पिटक विनय पिटक, तो विनय पिटक के कौन थे? उपाली थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके बाद ये कहा जाए महाशिला कंटक और रथमूषल 2 इसके ऐसे हथियार थे जिसके वार कर देता था अजातशत्रु तो बचता नहीं था। ठीक है, तो रथमूषल महाशिलाकंटक 2 ऐसे हथियारों से इसने कई युद्ध जीते भी थे। और कहा जाए कि अजातशत्रु यानी कि इसने भी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को श्रेय दिया और बौद्ध धर्म का कट्टर समर्थक था, इसका खूब प्रचार प्रसार भी कराया। हाँ, एक चीज याद रखना, अपने पिता की हत्या भी कर देता और पिता की हत्या करके ये सत्ता प्राप्त करता है। और कहा जाए कि इसी वजह से प्राचीन काल में पहला ऐसा वंश था जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। अब अजातशत्रु ने अपने पिता की अगर हत्या की तो उदयन भी पीछे कहाँ हटेगा, उसने भी अपने पिता की हत्या कर दी। यानी कि उदयन जब अपने पिता की हत्या करके 400 यानी कि 400 याद रखना 461 ईसा पूर्व से कितना बैठा था, 445 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। तो ये चीज याद रखना कि जो राजधानी राजगृह गिरिब्रिज होती थी अब उसकी जगह इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और इसे कुसुमपुरा भी कहा जाता है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों ये याद रखना। और ये देखो अपवाद है कि ये जैन धर्म का पोषक था, जैन धर्म का आजीवक संप्रदाय का ये पोषक था उदयन। और मित्रों याद रखना बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाती है कि उद्यन और उदयन, यहाँ पर जरा ध्यान देना, एक है उद्यन, एक है उद्यन और एक है उदयन। तो यहाँ पर लोग अक्सर हमने देखा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो उद्यन जो है ये वत्स यानी कि कौशाम्बी का राजा था। कहाँ का राजा था? कौशाम्बी का राजा था। ठीक है, कौशाम्बी का राजा था। और जो उदयन था ये कहाँ का राजा था? तो मगध राज का था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद मित्रों अब देखो यहां पर ध्यान देना, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। उद्यन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उद्यन ने अपनी राजधानी उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। ठीक है, तो पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? तो उदयन था और लंबे समय तक पाटलिपुत्र राजधानी रही। इसके बाद शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग में शिशुनाग जब गद्दी बैठता है 412 से 344 ईसा पूर्व, ये जो 344 ईसा पूर्व तक बैठा, कहा जाए शिशुनाग ने यानी कि एक नवीन वंश की नींव डाली। और कहा जाए इसने उज्जैन को विजित किया था और अपने राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने विजित करके उज्जैन को अपने राज्य में मिला लिया था। और कहा जाए इसकी 2 राजधानी थी। कौशल, इसकी 2 राजधानी कौन थी? तो पहली राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी और दूसरी राजधानी इसकी कौन थी? तो याद रखना कौशल। तो 2 राजधानी इसकी थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और इसके बाद काला शौक, काला शौक या काकवड़। अब देखो काला शौक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ? तो काला शौक के।
और इसका शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी चीज कहा जाए कि काला शौक द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करा दिया इसने, और यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हुआ बौद्ध संगीत में, स्थाविर और महासंगिक। स्थाविर महासंगिक में दो भागों में डिवाइड हो गया, और कहा जाए वैशाली की जगह इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। यानी कि जो वैशाली राजधानी थी, ध्यान देना, वैशाली, यहाँ पर राजधानी कौशल नहीं है, ये वैशाली थी। ठीक है, वैशाली दूसरी राजधानी वैशाली थी। तो वैशाली राजधानी, देखो ध्यान देना, वैशाली राजधानी समाप्त करके अब इसने पाटलिपुत्र को ही राजधानी रखा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को ही राजधानी रखा, यहीं से शासन किया। इसके बाद एक नवीन वंश फिर आता है जो है नंद वंश। मित्रों, नंद वंश के विषय में आप लोगों को बता दें कि नंद वंश जो था, एक बार भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन जरूर यहाँ पर एक शूद्र शासक होगा, यानी कि शूद्र राजा होगा, जो बहुत शक्तिशाली राजा होगा, जो कहा जाए भारत में उसका यानी कि जो नाम होगा इतिहास के पन्नों में एक महान शासक के रूप में जाना जाएगा। और मित्रों, ऐसा ही हुआ कि ये शूद्र शासक जो था महापद्मानंद, वास्तव में जब ये गद्दी पर बैठता है तो मित्रों इसने सबसे पहले यानी कि भारत में नहरों का निर्माण करता कौन था, तो महापद्मानंद था। और मित्रों याद रखना, क्योंकि इसके यहाँ एग्रीकल्चर पर पूरा परिवार निर्भर था, यानी कि वहाँ जनता जो थी एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। और एक समस्या अक्सर उत्पन्न होती थी कि जब भी फसल तैयार होती थी तो सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। इसने ये संकल्प लिया था कि भविष्य में अगर कभी मुझे राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं किसानों का पहली बार कार्य ऐसा करेंगे कि कोई भी किसान दुखी नहीं रहेगा, सारे किसान संपन्न होंगे। क्योंकि मित्रों याद रखना कि उस समय कृषि प्रधान देश था और आज भी है, तो उसने सबसे पहले किसानों के हित के लिए कार्य किया और भारत में पहली बार निर्माण नहरों का करने वाला शासक बन गया। यानी कि प्राचीन काल में पहला ऐसा शासक जिसने नहरों का निर्माण कराया, और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है।